नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गर्म है। और खास शो में आपको पता है जैसे जनता के बीच में जनता के मुद्दे को लेकर के आते हैं और आज भी बहुत ही खास मुद्दा है जिस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं और वही हमारे साथ जुड़ रही है तो वो है हमारी जनता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो जाए। और जैसा हमने आपको बताया कि थोड़ा परिवर्तन है, थोड़े चेंजेस है यहाँ पर और वो है कि इंटरैक्शन हम अपने गेस्ट के साथ करें, मेहमानों का तारुफ हम आपको कराएं, लेकिन उससे पहले हम जनता का भी तारुफ यहाँ पर जो है आपको कराएंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से? हरदोई से। हरदोई से। कुछ सुनाएंगे आप? कुछ सुनाएंगे? सुना देंगे। सुनाइए। गुल गई गुलशन गई गई और की लाली और तो क्या चाहते हो गए बच्चों। चलिए और बताइए कहाँ से हैं आप? हाँ, कासगंज। क्या नाम है? योगेश कुमार। योगेश जी, क्या कुछ सुनाएंगे? हाँ, कुछ सुनाएंगे? आप लोग में से कौन सुनाएगा? चलिए हमारे साथ है। आ रहे चलिए। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज से। महाराजगंज से। सुनाइए। दिल ने कहा कोई याद किया है, दिल ने कहा कोई याद किया है, मैंने सोचा दिल मजाक किया है। जब जोर से आई हिचकी तब मैंने सोचा अपना कोई है जो मुझे याद किया है। क्या बात है, क्या बात है। आइए आइए। हाँ, कल भी आपने सुनाया था बहुत बेहतरीन और आज भी। रैप, आप रैप बहुत पसंद करते हैं? देखो, समय पहले तो मैं हाथ जोड़ के सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूँ और मोदी जी, योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया बोलने का। गीतकारी कलाकारी बड़े छड़ गए, इंडस्ट्री लानी मेरा चेंज देख के, गड्डिया बजाइए कदी नाल लड़े ना, बढ़िया मित्रा दी रेंज देख के। क्या बात है, क्या बात है। और दूसरा एक और रैप। बढ़िया पढ़ाई कभी करी ना लड़ाई, बापू तेरे पुत्र ने दुनिया हिलाई, कैसी कर दी चढ़ाई, देख लो सारे मेरी कमाई। सारे देख लो मेरी कमाई। कितना कमा रहे हैं ये बता दीजिएगा अपनी कमाई। और कौन सुनाएंगे? हाँ जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मोहम्मद यासीन। हाँ सुनाइए। शेर पे तवज्जो सब देना, ठीक है भाई? शेर पे तवज्जो सब दीजिएगा। इरशाद इरशाद। कि नजरें ना होती नजारा ना होता, नजरें ना होती नजारा ना होता, इस दुनिया में हसीनों का नजारा ना होता, इस दुनिया में हसीनों का नजारा ना होता। और हमसे ये मत कहो कि दिल लगाना छोड़ दे, और हमसे ये मत कहो कि दिल लगाना छोड़ दे, जाके खुदा से कहो कि हसीनों को बनाना छोड़ दे। क्या बात है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेर सिंह, कहाँ से? रामपुर जिला से। तो शेर वाली शायरी होगी यहाँ। सारा जमाना घूम के देखा, बची जरा सी खूट नहीं, हिंदुस्तान की तरह से देखी, किसी देश में लूटी नहीं। और सारा जमा दिन पर दिन यूं बढ़ता जाए, गौओं पर चले कटारा, श्वास चंद्र बाबू आजा भारत में फिर दोबारा। क्या बात। आजाद हुआ नहीं है भारत देश हमारा, और भिकमंगों के महल अटारी, मंदरा शिल्पा भांग पिए और बनते हैं ब्रह्मचारी। 6 घंटा आराम करें फिर खाना मांगे दूध मलाई, श्वास चंद्र बाबू आजा भारत में फिर दोबारा, अभी आजाद हुआ नहीं है भारत देश हमारा। आजाद नहीं हुआ देश हमारा। थोड़ा सा नेगेटिव, नकारात्मक इतना क्यों? ऐसे नकारात्मक क्यों हो गए? लेकिन बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने सुनाया। और भी हाँ जी, आइए बताइए। हाँ सर, सबसे पहले समस्त देशवासियों को संघ परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। 4 लाइनें में कहना चाहूँगा। हाँ, थोड़ा जोर से। उनके आने का पैगाम आया, जिंदगी मुस्कुराने लगी है, और मिल गई एक हसरत को मंजिल, बंदगी मुस्कुराने लगी है। एक मुद्दत से ख्वाहिश थी अपनी, तेरे दीदार को मेरे यारब, और जब उससे नजरें मिली है हमारी, मन चली मुस्कुराने लगी है। उनके आने का पैगाम आया, जिंदगी मुस्कुराने लगी है। क्या बात है, क्या बात है। और चलिए अब हम अपने शो की शुरुआत करते हैं। कोई और है
स्वागत, जल्दी। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। हाँ एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। हाँ। हमने भी इक्स किया था, हमने भी इक्स किया था, हम भी रातों को जागे थे, कोई था जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। क्यों महबूबा ने जूता उता ले लिया था क्या, जो नंगे पांव भागना पड़ा था? चलिए कोई नहीं, अब हम शुरुआत करते हैं अपने शो की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। एक बार फिर से आज का जो खास मुद्दा है आपको हम बताएं, वो है धर्मांतरण को लेकर के, क्योंकि छांगुड़ के बाद देखिए एक बार फिर से उसकी गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन धर्मांतरण का मसला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तरीके बदल रहे हैं। अब जिम हो या अस्पताल हो, KGMU आपको याद होगा वहां पर किस तरह से ये मसला जो है वो उठा था। अब ऐसे में अस्पताल हो या कोई संस्थान हो, वहां से इस तरह के धर्मांतरण के मामले जो है सामने आ रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर है। आज इसी पर हम जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे, और हमारे साथ खास पैनलिस्ट जो है, खास मेहमान जो है जुड़े, उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ यहाँ पर नवीन दुबे जी है, वो जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हाजी नाजिम जी है, वो जुड़ चुके हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुन्ना हबीब जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जब तारुफ हो गेस्टों की तो मुझे लग रहा है तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि चीजें जोरदार हो जाए। सबसे पहले नवीन दुबे जी आपके पास आते हुए, ये जो अब कहा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश एक सॉफ्ट टारगेट हो गया है, छांगुर जैसे एक बड़ा केस आया, यहाँ पर जो है बार बार धर्मांतरण के मामले, इसके अलावे भी कई धर्मांतरण के मामले आए, तो यूपी अब कहे कि सॉफ्ट टारगेट है? बिल्कुल किरण जी, उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष से सनातनी सरकार है, योगी जी सत्ता के संचालक हैं, मुख्यमंत्री हैं, और बावजूद इसकी अगर इस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है तो इसको क्या समझा जाए? क्यों ना सरकार का फेल्योर समझा जाए? सरकार आखिर क्या कर रही है जो 9 वर्ष से लगातार धर्मांतरण हो रहा है? और हिंदू बेटियों के साथ अगर इस तरीके के छल किया जा रहा है, उनको धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो मेरा सवाल यही रहेगा कि सरकार कहीं ना कहीं अपने आप में असफल रही है। और इस मुद्दे पर नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, केवल और केवल नफरतें पैदा करने में सफल रही है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँ। जी चलिए, इसी का जवाब में संदीप जी, क्या आपको भी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है विफल है और सिर्फ नफरत की एक राजनीति करने की कोशिश हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य है, और इसमें धर्म विशेष की आबादी भी उसी अनुपात में सबसे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश को टारगेट करने में दोनों ही पक्षों का हित शामिल है। यहाँ पर जो आरोप लगे हैं सभी के ऊपर, आप देखिए सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही हैं। कन्वर्जन की घटना हुई, लव जिहाद की घटना हुई, सारी रिपोर्ट क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा माहौल दिया है बेटियों को और परिवार के लोगों को ऐसा माहौल दिया है कि आप अगर अपनी शिकायत करेंगे तो पुलिस कार्यवाही करेगी, अदालत में मामला जाएगा और उस पर सजा होगी, और शायद इसीलिए मामले बढ़ करके सामने आ रहे हैं। नहीं तो 9 साल पहले अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद उसे दबा दिया जाता, और घर परिवार के लोगों की हिम्मत तक नहीं होती कि जाकर के हम थाने में कहें कि थाना का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त था जो इन घटनाओं को करते थे। और आज जो है इस तरह के काम करने वालों को आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, किस तरह कैमरे के सामने ला करके उनको पेश किया जाता है कि आप जिस तरह से एंटी सोशल एलिमेंट हैं, आपको हम समाज के सामने पेश करेंगे, जिससे आपको डिफेम भी किया जा सके और आपको हतोत्साहित भी किया जा चुके। जी, तो ये मुन्ना हबीब जी आप मुझे बताइए कि जो बात नवीन जी ने कही यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सरकार फेलियर, लेकिन यहीं से संदीप जी ये कह रहे हैं कि अब मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मामले दर्ज हो रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि पहले मामलों को दबा दिया जाता था और अब 9 सालों से ये मामले जो है ज्यादा आ रहे हैं सामने, क्योंकि इनको दर्ज किया जा रहा है, इन पर कार्रवाई हो रही है, गुनाहगारों को सजा दिया जा रहा है। छांगुर जैसी गिरफ्तारी हुई, अपने आप में बड़ी बात। देखिए किरण जी, सबसे पहले तो आप लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सरकार की नीयत और नीति में कभी ये मामला रोकने का था ही नहीं। अगर ये मामला रोकने का था तो 2004 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी। उस टाइम 14 ऐसे शादी हुए, विवाह हुए, 14 ऐसे जिसको आप लव जिहाद कहते हो, उसमें देखिए जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है उनकी लड़कियां हैं जी, चाहे अशोक सिंघल हो, मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं।
जिनके दामाद मुसलमान हैं, तो मैं कह रहा हूँ 11 साल से आपकी सरकार है, आप कानून क्यों नहीं लेकर आए? मुन्ना भाई 133 मेरी बात दामाद पूरी होने मुसलमान से दीजिए। दिक्कत नहीं है। 173 मैं कह रहा हूँ 173 कानून आप केंद्र में लाते हो, हाँ। तो एक ऐसा कानून इस देश में क्यों नहीं लाया जाए जो भाईचारगी को, जो स्वार्थ बिगाड़ने की जो कोशिश आम उपद्रवियों के द्वारा हो रहा है, तो उसको रोका तो लाने की तैयारी तो है। भाई हाँ। दिक्कत नहीं, मुसलमान कब? हाँ, दामाद से आ नहीं रही- है। हाँ। मैं कह रहा हूँ मेरी बेटी अगर है और कल को मुस्लिम लड़का पसंद करती है तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, साफ साफ मैं कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन आ रही हूँ आपके जब वो पास, आ रही, राकेश हाँ। बन के आता है, राजू बन के आता है और बाद में पता चलता है कि उसकी 4 बीवियां पहले से हैं, हाँ। उनको छोड़ चुका है, उनसे 8 बच्चे पहले से पैदा हो चुके हैं और उसका धर्म कुछ और है और हमारी बेटी के साथ पिछले 8 साल से 10 साल से उसने जो है छल किया है। यहाँ पर दिक्कत आती है। प्यार मोहब्बत में किसी को दिक्कत प्यार नहीं है। मोहब्बत पे दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं हाँ। कह रहा हूँ अगर शमीम अगर सुरेश बन गया और वो बन करके अपने देश में एक्टिविटी चला रहा है, तो ये किसकी गलती है, किसकी कमजोरी है, किसकी लापरवाही है? सरकार की है सीधा सा। तो मैं यही तो नहीं तो कह रहा हूँ, सरकार कार्रवाई तो कर रही है ना, तभी तो ऐसे नाम सामने आ रहे हैं मैं कह रहा ना। हूँ अगर सरकार हाँ। कार्रवाई करती आ रही हूँ आपके पास। हाँ। 11,600 हाँ। जो जिसको आप अभी कह रहे हो कि लव जिहाद का मसला है, जो 11,600 हिंदू लड़कियां जो मुसलमान से शादी की है, वो हुआ कैसे? सवाल तो ये है, आप उसको रोके नहीं, यही तो बात कह रहे हैं ना संदीप जी की शादी करने में दिक्कत नहीं है, प्यार में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जबरदस्ती और गलत पहचान बता करके। जी हाँ किरण जी, देखिए मैं अपने शेर के माध्यम से शुरुआत करूँ। चलिए इरशाद। हाँ, शेर बड़ा अच्छा है, सब पे है। अगर मेरे भाई अगर इस शेर का मतलब समझ ले तो बहुत आगे तक मामला रहेगा। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। बड़े ध्यान से सुनना, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू आपकी आंखों से भी निकल सकते थे, लेकिन तुम तो ठहरे रही झील में पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर तक निकल सकते। क्या बात है। आज हम सभी लोगों को दरिया बनने की जरूरत है। और देखिए, एक मैं आपको कहता हूँ भी, एक मौलाना का बयान आया जो मुस्लिम समाज उसको बहुत बुरी तरीके से फेस कर रही है, और जबकि मुस्लिम समाज का उनसे, मौलाना की बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा गोल्ड डिगर 80 से 90% जो है वो धर्म जो परिवर्तन करती हैं, लव जिहाद करती हैं, वो पैसे को लेकर करती हैं। उन्होंने उन महिलाओं का अपमान करा और उनके मौलाना की इस बात के पीस पार्टी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है कि ऐसे मौलाना का मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समाज उनका ऐसे जो बयान है उनको बिल्कुल इग्नोर करता है और सरकार से मांग करता है कि ऐसे मौलानों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि हमारा अरशद मदनी पे कार्रवाई होगी। सर सुन, मांग रहे हैं। देखिए, हसन मदनी साहब का बयान नहीं है। नहीं, ये बयान नहीं है, इसके अलावा तो कई बयान दिए और मदनी साहब ने तो वो बयान दे दिया कि सेकुलर पार्टी कुछ नहीं कर रही है और ये जो हम जिस राह पे चल रहे हैं वो गलत है, हमें अपने तरफ से और अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, अपने अल्लाह को आगे रखना है। ये बयान आया था ना कुछ दिन पहले। हाँ, देखिए, मदनी साहब का भारत संविधान से चलता है और संविधान का आर्टिकल 25 हम सभी के रिलीजियस को मानने की परमिशन तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ अरशद मदनी साहब का फिर अपोज आप करेंगे ना कि वो गलत है, नहीं। देखिए, क्योंकि संविधान से ऊपर बता दिया अपने धर्म को। हाँ। हम लोग भारत में पैदा हुए हैं और भारत संविधान से चलता है। जी। ये कोई सऊदी अरब या दुबई नहीं है या कि यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र की बात हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान की बात होगी, अम्बेडकर हिंद की बात नहीं तो अरशद मदनी साहब क्यों नहीं करते? अरशद मदनी साहब को भी तो करना चाहिए ना। जो आपका बार बार एक सवाल उठ के आ रहा था। हाँ। कि धर्म परिवर्तन या जबरन, देखिए मैं आपको बता दूं, भाई कुरान शरीफ का तिलका रसूल 3 पारा है, आयत 256, ला इकरा फिद्दीन, यानी कि मजहब इस्लाम के अंदर कोई भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। मेरा मतलब क्या बात करे हाजिर नाजिम जी, कुरान में तो आपका 3 तलाक भी जो फोन पे दे दिया जाता है वो भी नहीं लिखा हुआ है, 3 तलाक है भी नहीं, फिर भी वो क्यों हो रहा था? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, 3 तलाक पर सरकार ने जो कदम उठाया वो निश्चित तौर पर सराहनीय है, स्वागत योग्य, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। समाज की बुराइयां, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सती प्रथा की राजा राम मोहन राय ने पहल की, आज हम उनको याद करते हैं ना कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में वो आगे बढ़े। मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ किरण जी, देखिए ऐसा है, इन 9 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में हमने 2014 के बाद से ये एक उत्पाद मैंने बाहर अभी गेट के साथ पान की दुकान से खरीदा है, ये 10 रुपए का आता है। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर भरा क्या जाता है, ये क्यों बिकता है। ये इसको पेपर रोल बोलते हैं। युवाओं को नशे में धकेलने का काम कौन कर रहा है? कौन सी सरकार कर रही है? और इस पर रजिस्ट्रेशन है, इसके नंबर है, मेल ID सब कुछ है। कौन बिकवा रहा भाई ये? और ये 2014 के बाद से आया, आपने युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेल दिया।
कभी नहीं आया है। 2014 के बाद देखा, दिखाइए जरा। आ रही हाँ, आ रही सर, आपके पास आ रही है। आप क्या कह रहे हैं? कोई भी समस्या आज की दिन नहीं है, हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, आज की दिन नहीं है। आज की दिन नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आराम से आराम से। हाँ, सरकार इनको कैसे लाइसेंस दे रही है बेचने का, और क्यों नहीं रोका जा रहा है? मुद्रा पोर्ट पर अडानी के करोड़ों का ड्रग्स साल में एक आध बार पकड़ा जाता है, और कितना सप्लाई हो रहा है इस देश के अंदर, नंबर एक। दूसरी एक बात मैं और करूंगा, दूसरी बात ये है हाँ, कि आप आ रही हो सर, आपके पास आ रही हो की बात कर रहे हैं। मेरा संजीव जी आपसे सवाल है भैया, सीधा सीधा मुझे ये बता दो, इन 9 वर्षों में सनातनी और हिंदूवादी सरकार ने कितने हिंदू विद्यालय स्थापित किए उत्तर प्रदेश के अंदर? आपको हिंदू विद्यालय चाहिए कि विश्वविद्यालय चाहिए, पहले बता दीजिए। विद्यालय की बात की मैंने भाई साहब। मैं जितना आ रहे हो, मुन्ना उसका दीजिए। बताइए, आपको विश्वविद्यालय चाहिए, शिक्षण संस्थान चाहिए, IIT चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए? नहीं, आप मजहबी शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं भाई? मजहबी शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? मजहबी के लिए हमारे गुरुकुल, हमारी संस्कृत हमारी पौराणिक भाषा है, मजहबी भाषा कब से हो गई? अरे भैया ने समझाओ, ये क्या कह रहे? संस्कृत मजहबी भाषा है? क्या मजाक है ये? गुरुकुल हमारे हैं, 3 संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विश्वविद्यालय, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है। वाजिब सवाल हुआ, अभी मित्र ने, मिश्रा जी ने कहा वाजिब सवाल कहा, लेकिन हमारे मित्र को बहुत तेज मिर्ची लगी। सीधा सा सवाल है, 11-12 साल से लगातार जब आप कह रहे हो कि हिंदू महामानव की सरकार है, हाँ, तो हिंदुओं की बात होनी चाहिए थी, हिंदुओं के विकास की बात होनी चाहिए। अगर मैं बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो मैं हिंदूवादी लोग हैं, हम लोग हिंदूवादी की सरकार है, तो मुस्लिम के यहाँ भी 1200 का सिलेंडर है, हिंदू भाई का भी 1200 का सिलेंडर है। तो आपको क्या चाहिए था कि हिंदू को कम में मिले सिलेंडर? कहने का मतलब है कथनी और करनी में जो फर्क आ रहा है, उस बात को आप नहीं, तो ये तो अच्छी बात है ना, सबका साथ सबका विकास जो है। 1200 का सिलेंडर अगर मुस्लिम के यहाँ है तो 1200 का सिलेंडर हिंदू के यहाँ है, ये तो सबका विकास हुआ। मतलब जो भी रेट मिल रहा है वो सबको बराबर मिल रहा है। इसी बात का तो रोना है। क्यों? कि सबका साथ तो मिला, सबका विकास नहीं हुआ। विकास सिर्फ 5 लोगों के हुए, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी। युवाओं के विकास कहाँ हुए? 78 लाख युवा अभी भी बेरोजगार है, किसानों की आत्महत्या पर डे बढ़ रही है, आज व्यापारियों के व्यापार बंद हो रहे हैं। आप तो बताइए, के पास जब जवाब नहीं होते हैं, विवाद घुमा करके दूसरी जगह ले जाते हैं। डिबेट चल रहा था किस विषय पे? डिबेट को घुमा के कहाँ ले गए? रोजगार पे भी चले गए, मेडिकल कॉलेज पे भी चले, शिक्षण संस्थान पे चले गए, लव जिहाद पे नहीं बोल रहे हैं। जो एंटी कन्वर्जन की बात हो रही है उस पे नहीं बोल रहे हैं। चले एंटी कन्वर्जन पे बोलिए ना। नहीं, उस पे लगाम कैसे लगेगी? मतलब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस का स्टैंड साफ है। अगर कोई गतिविधि गलत आदमी के द्वारा देश में किया जा रहा है तो उसे रोकने का काम सरकार का है। इसमें कांग्रेस का स्पष्ट रूप से सीधा सा जवाब है कि जिसकी सरकार है ये जिम्मेवारी उसको लेनी चाहिए। लेकिन 2014 के बाद जिम्मेवारी नाम का शब्द समाप्त हो गया। आज क्या हो रहा है? हर डिबेट में हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। अरे आप युवाओं की बात करो ना, आप बात करो किसान की, बात करो जवान की, महिलाओं की सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की। आज क्या हो रहा है? तो ये एक तरह से सुरक्षा ही तो है ना। क्या लग रहा है आपको? नवीन जी, मैं आ रही हूँ हाजिर नाजिम जी आपके। एक तरह से ये सुरक्षा ही तो है ना। ठीक है, आप एक सुरक्षा कहते हैं, जो अपराध करते हैं उनसे एक सुरक्षित आप अपनी महिलाओं को रखे, लोगों को रखे, लेकिन ये भी तो एक तरह की सुरक्षा की पहचान छिपा करके फिर उसके बाद आपका वीडियो बना लेना, फिर आपको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना उस वीडियो के जरिए डरा धमका के, एक तरह से सुरक्षा ही तो प्रदान करें। और जिम, संस्थान, ये नए खुलासे हुए, ये भी तो सरकार की वजह से हुए ना। नहीं किरण जी, मैं एक बात कहूंगा, सुरक्षा पर सबसे बड़ा अभी ताजा तरीन एग्जाम्पल है नोएडा का सेक्टर 150 का। एक युवा 2 घंटे तक जीवन के लिए संघर्ष करता रहा, और इस देश की सरकार, शासन, प्रशासन एक हेलीकॉप्टर मंगवा देते, उसकी 15 मिनट में जान बच जाती, तमाशा होता रहा। अब आप सुरक्षा के और कौन से मापदंडों पर हम बात करें? और मुझे शर्म आ रही है ये बात कहने में कि हमारे जनपद के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बयान दिया कि नोएडा में रहने वाला आदमी गर्व महसूस करता है। किस बात पर गर्व महसूस करें हम? सर्वाधिक टैक्स पे दे रहा है आदमी। जो मिडिल क्लास है वो हर चीज का पैसा भुगत रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर, बिजली के नाम पर, बिजली मीटर बदलने के नाम पर, मल्टी मॉइंट के नाम पर अपने ही घर में आदमी आज की तारीख में 8-10 हजार रुपए देके किराएदार की तरह रह रहा है। नहीं, लेकिन मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए ना, जो मैंने पूछा कि सुरक्षा देखिए 150 का तो है ही बहुत दुखदाई, दर्दनाक, और ये कहे कि सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और जो भी जिम्मेदार उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक तरह से ये भी तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि कोई जबरदस्ती आपके घर की बहन बेटियों को बरगला करके उनका धर्म परिवर्तन ना कराए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको गजवाए हिंद बनाना है। किरण जी देखिए, ऐसा अगर हम अपने घर के ताले खुले छोड़ देंगे तो चोरी होगी,
हमने अपने बच्चों को अगर संस्कारों की सही शिक्षा, सनातन की सही शिक्षा दी होती, आपने संस्कृत में जवाब नहीं दे पाया, आपको कुछ है नहीं बोलने के लिए आपके पास, छोड़ दीजिए, आप विषय विहीन है। आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आप ज्ञान और जानकारी से निहत्ते हैं, आपको जानकारी नहीं है भाई साहब। सुन लीजिए, संस्कृत के कितने विद्यालय स्थापित किए गए इस देश के अंदर और प्रदेश की योगी सरकार में, एक जवाब नहीं है आपके पास। ठीक है, आप मेरे तो सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे बच्चे संस्कारी हैं, परिवार में अनुशासन है और ठीक ठाक तरीके से आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो मजाल क्या है कि कोई चला है जो हमारे बच्चों को बरकरार। अच्छा, तो इसका मतलब आपका यही कहना है ना कि ये जबरदस्ती का धन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गरीबी और आर्थिक संकट इसका सबसे बड़ा कारण है। गरीबी उन्मूलन पर सरकारों ने कोई काम नहीं किया। मैं बहुत जिम्मेदार। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर आलोक पास जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका भी स्वागत हो जाए। हसीना नाज़िम जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा उसका जवाब आप दीजिए। नहीं भाई साहब, हमारे कह रहे हैं कि लॉकअप में, भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? लड़कियों को घर में ताले में बंद कर दिया जाए? क्या उन्होंने कहा ताले खुले रखेंगे। मतलब क्या आपने कहा? खुला छोड़ने का मतलब क्या है? नहीं, उन्होंने कहा ताले खुले। आपकी मानसिकता थी कि लड़कियां 10 बजे के बाद घर ना निकले, आज 12 बजे रात तक घूम रही है, और यही सब चीजें आपको दर्द करती है। यही सब आपका पेन है कि महिलाएं क्यों आगे बढ़ रही है। इनके लॉकअप की बात नहीं हुई। बात इन्होंने बहुत सही कही मिश्रा जी ने। सवाल ये है कि अगर मैं महीने के 60,000 रुपया कमाऊंगा तो हमारा घर खुशहाली से चलेगा। बेरोजगारी का आलम यह है कि 15-15 हजार में हमें मजबूरी में नौकरियां करनी पड़ रही है। अगर हमारे घर में 4 लड़कियां, तो हम सोचते हैं भाई हमारी लड़की भी अगर नौकरी कर ले तो हमारे घर में 75,000 रुपया महीना आ जाएगा। मजबूरी ये है, मजबूरी ताला लॉकअप करनी है, मजबूरी किसी को बंद करने का नहीं है, मजबूरी रोजगार का है जो सरकार नहीं दे पा रही है, और इसी पे बार बार सवाल उठ रहा है। जी, मुझे आलोक वस जी बताइएगा, क्योंकि ये सवाल नवीन जी ने भी उठाया, मुन्ना हबीब जी और हसीना नाज़िम जी भी उठा रहे कि धर्मांतरण जो जबरदस्ती का हो रहा है उसे रोकने का काम तो सरकार का ही है ना, और 2014 के बाद से कोई काम नहीं हुआ इस पे। दाहिने तरफ जो तीनों हैं, इनका कहना है कि हमने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता संभाली कुछ नहीं किया। जब इनसे सत्ता संभाली थी तो भारत 11वें स्थान पे था, आज भारत 4थे स्थान पे। हमने कुछ नहीं किया, और तीसरे नंबर पर हम अगले 2027 में पहुंच जाएंगे। और नरेंद्र मोदी ऐसा शख्स है जिसके सामने आज भारत का इस व्यक्ति के सामने पूरा दुनिया घुटना टेकता है। आज का रिपोर्ट है, अखबार उठा के देख लीजिए। कि यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि जो 50% का टैरिफ हमने हिंदुस्तान पर लगाया था, अब उसको हम खत्म करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी नहीं झुके। हमारे दूध के उद्योग में, हमारे कृषि के उद्योग में वो चाहते थे कि उनको छूट मिली। नरेंद्र मोदी ने कहा किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, और आज अमेरिका को झुकना पड़ा है नरेंद्र मोदी के सामने। ये है भारत की जीत। कितना बड़ा इनके समय में देश के सामने, मैंने अखबार नहीं, देश के सामने कितना बड़ा झूठ। हमारे राष्ट्रीय नेता देखिए यहाँ भी आवाज बंद कर रहे हैं, संसद में करते भी यहाँ भी आवाज बंद कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि 50% टैरिफ लगने के बाद जो टेक्सटाइल का सेक्टर है वो बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। आप समझिए 50% टैरिफ लगने का मतलब है जो शर्ट अमेरिका में 1400 रुपए का बिक रहा था वो अमेरिका में अब 6,000 का बिकेगा, जो कि कोई लेगा नहीं। इन्होंने कहा कि बहुत मेरा सरकार काम किया। नहीं तो फिर दुग्ध और ये एग्रीकल्चर में क्या उनकी एंट्री हो जानी चाहिए? मतलब वो कुछ भी लगाए, पेनल्टी कौन लगाता है? मतलब किसको अधिकार है पेनल्टी लगाने का? मैं चाहूंगी इसका जवाब। मैं हसीना नाज़िम जी बस आ रही हूं आपके पास। देखिए, मैं आपको बहुत इंडिया डेली के मंच से कहना चाहूंगा जी, कि आपने रूस से तेल खरीदने की जो शर्त ट्रंप ने लगाई थी उसको माना, आपने खरीद कम की वहां से, ये रिकॉर्ड पर है। नंबर 2, चाबाहार पोर्ट की जब बात चली, चाबाहार पोर्ट से आपने अपने आप को विड्रॉ की, ट्रंप इससे खुश हो गया। वो यही चाह रहा था, जो ट्रंप ने चाहा आपने कहा यस सर हम करेंगे। करने के साथ अब आपको अगर टैरिफ हटा रहा है और राहत देनी चाहिए उसको। ये इसका जवाब आप दे दीजिए, इसके बाद मैं वापस अपने मुद्दे पर आऊंगी। अब बात आई कि हमने कुछ नहीं किया 2014 के बाद। तो 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो सब लोग खुशहाल थे। अगर सब लोग खुशहाल थे तो आपको जनता ने क्यों धत्ता बता दिया? इस बात का जवाब है? इसका जवाब जनता दे देंगी। इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब जनता, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको जनता ने नकार दिया है। और कांग्रेस के लोगों की, 1 मिनट प्लीज बीच में मत बोलिए, 1 मिनट। आप 412 से 0 पे आ गए। चलिए, देखिए
इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। आज इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। आ रही हो मुनाफिर जी, आ रही हो। हाँ। इनके अरे एक मिनट सुनिए, इनके समय आ रही में हो, आपके पास भी आ रही हो, आप अरे एक बोलिएगा, मिनट। माइक पे बोलिएगा साहब। हाँ। इनके समय में हाँ। भारत में 70 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 145 एयरपोर्ट है, हमने कुछ नहीं किया। इनके समय में 2 एम्स हुआ करते थे, आज भारत में 44 एम्स का निर्माण हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया। हमने 36,000 यूनिवर्सिटी बनाई, हमने IIT खोला 26, और ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। चलिए। आज देश की जनता को लगातार राशन, ये गैस, मकान, शौचालय देने का काम किया, हमने कुछ नहीं किया। चलिए, अब हम वापस से अपने मुद्दे पे आते हैं। आप 10 सेकंड में अपनी बात को रख लीजिए। नहीं, अभी इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट हमने बना दिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट बनाए गए और उसको दोबारा से बंद क्यों किया गया? ये बताइए, ऐसे मामले थम क्यों नहीं रहे जो हम बार बार, क्योंकि धर्मांतरण का मसला उठता है, धर्मांतरण चीजें होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, धरातल पर यही सच्चाई है। रोकने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ कर रहे हैं? हाँ किरण जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि हाँ देखिए 2014 से हमने जो काम करे उसका बता देता हूं। देखिए इन्होंने क्या करा, पहले एक निर्मल भारत अभियान चलता था 2012 के अंदर, तो इन्होंने नाम बदल कर दिया स्वच्छ भारत अभियान। करते हैं ये। फिर दूसरा जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, इन्होंने नाम बदल कर दिया मेक इन इंडिया। बिल्कुल तो क्या गलत है? मेक इन इंडिया अच्छी बात है, स्वच्छ भारत भारत से तो जुड़ी हुई चीजें हैं ना। हाँ देखिए, और एक है नेशनल चाइल्ड डे प्रयास, इन्होंने कहा उसका नाम बदल कर दिया बेटी बचाओ। तो ये भी तो अच्छी बात है। हाँ बेटी पढ़ाओ। देखिए भाई अच्छी बात है भाई, आपने उनसे अलग क्या करा, पूरी फहरिस्त है मेरे पास, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे सिर्फ नाम परिवर्तन का खेल खेला। हाँ इन्होंने। और फिर इसके बाद जो मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर आ रही है जैसे धर्म परिवर्तन वाली बात। भाई देखिए हम बिल्कुल उसके खिलाफ है जो किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है। बेटी हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की हो, बेटी दोनों सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन बेटियों के अंदर भी अगर उसका धर्म देखा जाए तो इससे बड़ी शर्मसार बात कोई हो नहीं सकती। और रही बात यह कि अगर कोई भी मुसलमान कलावा बांधकर अगर किसी भी हिंदू बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता, तो मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि उसके लिए हमारे देश के जेल हैं, जेल में डाल दीजिए उनको बिल्कुल। लेकिन हमारा मुस्लिम समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों को भी एक पीड़ा है, उस पीड़ा को भी आप लोगों को सुनना चाहिए। भाई यहाँ पर एक कानून बना है लव जिहाद का, कि अगर मुस्लिम लड़का अगर किसी हिंदू लड़की से प्यार करता है तो उसका लव जिहाद का एक उसके नाम पे आ जाता। वहीं मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता, बड़ी आसानी से कह देते घर वापसी। देश एक, उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ कानून एक, लेकिन जब बात आती है सवाल का लेकिन जवाब नहीं दिया कि पीस पार्टी का क्या स्टैंड है इसको लेकर। मैं हाजिम भाई से पूछना चाहता हूँ, ये झांगुर बाबा क्या भजन करता था? क्या करते थे? हाँ देखिए इन्होंने कहा झांगुर बाबा क्या करते थे। अरे आप ही की सरकार में इतने पले बड़े, इतना सारा उन्होंने कांड कर दिया मुस्लिम समाज ने, तो खुलकर तो उससे पहले की गवर्नमेंट से है ना। हाँ, तो ये तो उसके पहले की, इस गवर्नमेंट में तो उनका पर्दाफाश हुआ। हाँ ये बता दीजिए 2017 के बाद जो महल बना है वो कैसे बन गया? तो पहले भी बना है, वो बन रहा था, लेकिन वो नक्शा कैसे पास हो गया और कैसे वो हो, सारे का सारा मामला ये है कि झिंगुर को सुन लीजिए भाई, झिंगुर को हम ये चाहते हैं कि उसको आप ये बोलिए झांगुर बाबा करते क्या थे? भजन करते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे। सुन लीजिए भाई, इन्होंने कहा कि झिंगुर बाबा क्या करते थे। मैं तो कह रहा हूँ सर, झिंगुर को बाबा कहते में भी मुझे आपत्ति है। ये लोग बाबा कह सकते हैं, हम ऐसे पाखंडी को बाबा नहीं कह सकते जो किसी का भी जबरदस्ती जबरन धर्म परिवर्तन करा सके। उन लड़कियों का जिनका कराया था मैंने नेशनल टेलीविजनों पे, उन लड़कियों के साथ डिबेट करी थी। मैं उन पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा था और कहा था कि झांगुर को हमारा भारत का कानून खुलेआम चौराहे पे फांसी की सजा दे। बट ऐसे लोगों को रोकने के लिए कुछ तो आप लोगों को भी करना चाहिए ना। मैं देखिए सबसे पहली बात हाजी नाजिम भाई की ईमानदारी का मतलब स्वीकार करता हूं कि उन्होंने डिबेट को डिरेल होने से बचा लिया। विकास की बात होने लगी, इकोनॉमी की बात होने लगी, बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने एक बात कही नाम बदलने की। एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका नाम लोगों ने रख दिया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का क्या योगदान था भाई? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट किसने बनवाया था, आप थोड़ा बताइए।
1956 में राजकुमारी अमृत कौर ने उसके लिए जमीन इकट्ठा की थी। पूरे देश में घूम घूम करके उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था और उनके नाम पर क्या चलता है? ओपीडी चलती है। छोटी सी ओपीडी उनके नाम पर चलती है और इंदिरा जी का नाम उनके ऊपर चिपका दिया। तो ये तो हो गया नामकरण। दूसरी बात जो बात हो रही है बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, राजकुमारी अमृत कौर के नाम से ओपीडी है और वही सच्चाई है कि उन्होंने ही उसके लिए जमीन इकट्ठा की थी, पंजाब की थी। हालांकि वो ईसाई थी, धर्म उन्होंने ईसाई स्वीकार कर लिया था, लेकिन देश के लिए एक अच्छा मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया और उनको गुमनामी में ढकेल दिया कांग्रेस ने। तो नामकरण पे तो आप इस तरह की टिप्पणी मत करिए जो है। दूसरी बात जो आ रही है बेटियों को सुरक्षा को लेकर के, नहीं क्या बेटियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी? दे रहा हूँ। भाई ने आपके क्या बोला? आप उसकी निंदा करिए। उसने क्यों कहा? आपके भाई ने क्यों कहा? भाई अगर सुरक्षा देते ये लोग तो मेरठ के अंदर जो दलित महिला की हत्या नहीं होती और बिहार के अंदर हिना परवीन का कत्ल नहीं होता। यही तो सवाल उठ रहा है। इन्होंने कहा बेटियों को खुला छोड़ेंगे। खुला छोड़ने वाला बयान अत्यंत निंदनीय है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। आपने कैसे कह दिया बेटियों को? आप जंजीर में क्यों बांधना चाहते हैं बेटियों को? बेटियां रात के 2 बजे भी घूमेंगी, आप कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? और उत्तर प्रदेश सरकार उसको सुरक्षा दे रही है। जी आर्य आलोक जी आपके पास। मैंने ये कहा था कि अगर आप अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देंगे तो कोई भी चोरी करेगा। बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है। जो संस्कृत विद्यालयों का मैं सवाल कर रहा हूँ, सनातन की सरकार है, हिंदुत्व का बहुत बड़ा दम भरती है, कितने संस्कृत स्कूल आपने बना दिए। अब दूसरे मुद्दे पे आता हूँ, आज की तारीख में आपसे जवाब लूंगा। यूजीसी एक काला कानून लेकर आई, -40, सुन लीजिए, -40 वाले को आप सीधा स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाएंगे। क्या मजाक चल रहा है? मैं गारंटी लेता हूं जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक और सारे मंत्री इन डॉक्टरों से इलाज कराना शुरू कर दें, ये लागू कर दीजिए। SC ST एक्ट किसके लिए लाया गया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, मोदी सरकार लेके आई ना। कितना मिसयूज हो रहा है? 99% SC ST एक्ट का मिसयूज होता है, बावजूद आप वोट के लिए लेके आए हैं। आरक्षण को आप बार बार बढ़ाए जा रहे हैं। अरे भाई इस देश में समीक्षा कीजिए, जरूरत है आज की तारीख में जिस चीज की। नहीं चलिए नवीन जी, आप पॉइंट तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक अलग है। महाराज जी ने अभी अपने मंच से एक दिन कहा था कालनेमी बहुत घूम रहे हैं। तो ऐसे कालनेमी जो कि महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, उनकी राष्ट्रीय नेत्री को, उनकी नेता को कोई अपशब्द कह के चला जाता है। और क्या बोल रहे हैं? सतुआ बाबा पोर्शे कार लेके वहां गंगा के किनारे घूम रहा है लग्जरी गाड़ियों से, और एक शंकराचार्य पालकी पर नहीं जाएंगे। क्या मजाक है भाई? भक्त अगर उनके दे रहे हैं तो आपको क्यों दिक्कत है? भक्त अगर आडी में अपने संत को घुमाना चाहते हैं, भाई हमारे भक्त अगर अपने गुरु को अपने देना चाहते हैं तो आपको क्यों दिक्कत आ रही है? घबराइए नहीं, देखिए घबराइए नहीं, आराम से देखिए, आराम से बात रखिए आराम से। खुद गाड़ी में आयो नहीं आयो? हाँ तो वो क्यों ना आया गाड़ी में? वो इस देश का वासी नहीं है क्या? महाकुंभ का जो प्रोटोकॉल है वो शंकराचार्य को मिलता है, किसी ऐरे गहरे सतुआ जैसों को नहीं मिलता है, न मिलना चाहिए। चलिए घबराइए नहीं नवीन जी, अभी SIR तो हुआ है सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ने के लिए। अब अगला SIR हम करेंगे बाबाओं को पकड़ने के लिए। घबराइए मत। और अगला SIR करेंगे मौलवियों को पकड़ने के लिए कि असली है कि नकली है। घबराइए मत, देश स्वच्छ होता चला जाएगा। और आप आज उत्तर प्रदेश में क्या हालत था? 10 बजे रात में, 9 बजे रात में मोबाइल छीन लिए जाते थे, उठा ली जाती थी। आज अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की तो अगले मोड़ पर यमराज खड़ा। इस पार्क में हाल था योगी जी सरकार से पहले 7 बजे यहाँ पर मारा ऐसे मर्डर को हुए, लड़की निकल सकती थी। आज 11 बजे मैं रात 1 बजे सिगरेट पैक करा के सामने काम करते हैं। कोई डर नहीं है। मैं पुलिस वाले खड़े, बेटा क्या हुआ? मसर ऑफिस जा रहे, कोई दिक्कत तो चाहिए। तब ये कब हुआ इस पार्क में? पहले रात में पुलिस वाले रोक लेते थे, कहाँ से आ रहा है? पैसे दे, अब कोई नहीं। तो ये सुरक्षा जल्दी ये सुरक्षा योगी जी ने प्रदान किया है। अगर किसी ने हमारी बहू बेटियों पर या हमारे नौजवानों के साथ गलत किया, अगले मोड़ पर यमराज खड़ा मिलता है। जी आप सुरक्षा पे सवाल उठा रहे थे। हाँ देखिए, ये जवाब है जनता का। हाँ देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ जनता ने कहा कि इनको सुरक्षा मिल रही है।
ये सुरक्षा पूरे देश के अंदर मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार इनके पूरे देश के अंदर है। तो वहाँ भाई सुन लीजिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बेटे, जो आपका मसला है बेटियों का, तो मैं तो कहता हूँ बेटियों को तो सुरक्षा देने की नैतिक जिम्मेदारी इन लोगों की है या नहीं? या बेटियों के अंदर भी धर्म भेद जानेंगे ये? अभी क्या इन्होंने कहा कि हाँ जी देखिए यहाँ पर हम सारे रोजगार लेकर आ रहे हैं, और इन्होंने कहा कि हम SIR लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ साधु संतों के लिए। इन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया, क्योंकि एक शंकराचार्य को ये शंकराचार्य भी नहीं मानते। इन्होंने कहा है जो साधु संत जो आपको गलत है, मतलब जो प्रॉपर साधु संत है उनको भी हटाने के लिए हम लेकर के आएंगे। जो पाखंडी होते हैं या जो वाकई में कोई कथावाचक नहीं होते हैं उनके लिए, तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए ना। देखिए तो खुश होना चाहिए। मेरे साधु संतों का अपमान हाजी नाजिम खान नहीं सहेगा, ये मेरे साधु संतों का अपमान है। और रही बात है, अभी ये कह रहे कि हम देखेंगे कि वो कैसे, कि कौन सी पदवी पे आते। भाई छोटे छोटे से बच्चे अपने घर से अपने चले जाते हैं, पूरे मोह माया त्याग लेते हैं। अब उनको लास्ट तक उनको महामंडलेश्वर की उपलब्धि नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी वो जाते, तो फिर उनको क्या कहेंगे लोग? महामंडलेश्वर की उपाधि उनके हिसाब से मिलेगी ना, जो प्रॉपर प्रोटोकॉल होगा उसके तहत होगा। प्रोटोकॉल क्या होता है भाई? प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है? 60 गाड़ियां मोहन भागवत की जाएगी शाही स्नान के लिए, लेकिन शंकराचार्य के वहाँ पे शंकराचार्य को रोका जाएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की जो इतनी यहाँ पर हिदायत कर रहे हैं और बार बार उनकी बात को, उन्होंने तो ये कह दिया कि राहुल गांधी तो हिंदुत्व है ही नहीं, उनको तो अयोध्या जाना ही नहीं चाहिए, राम मंदिर दर्शन ही नहीं करना चाहिए, प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं करने चाहिए। अब तो उन्होंने जबकि हाँ मैं आ रही हूँ सर आपके पास। किसने कहा राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है? नहीं, ये अविमुक्तेश्वरानंद ने, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इन्होंने इस बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के कहने से कोई हिंदू नहीं होता। तो हम कह रहे हैं कि जिनकी आप इतनी मुखालफत कर रहे हैं वही सबसे बड़ी बात है, हिंदू एक आस्था का विषय, और आस्था के साथ राहुल गांधी जी हैं, थे और रहेंगे। किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये कैसे तो वो किसी नहीं है ना, वो तो शंकराचार्य, अभी आप कह भी रहे थे ना। मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य ने कहा है। मेरा सवाल जो था उसको किरण जी आपने डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट नहीं किया, मतलब उनका जो बयान आया और कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी पालकी से उतरने को लेकर, मेरा सीधा सा सवाल है कि मोहन भागवत की 60 गाड़ियां स्नान के लिए जा सकती है और शंकराचार्य को रोका जाता है। ये आपका देश है, ये आपकी नीति है, ये आपकी हिंदू होने की पहचान है। मोहन भागवत शंकराचार्य है क्या? ये हमारी तरफ देख के कह रहे थे कैसे हिंदू, हम खांटी हिंदू हैं। और दूसरी बात, राहुल गांधी भी हिंदू है, लेकिन वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले हिंदू हैं, हम अंदर पहनने वाले हिंदू हैं। इतना ही फर्क है, वो हिंदू हैं लेकिन वो कुर्ता के ऊपर पहनने वाले। देखिए नवीन जी ने भी जनेऊ धारण कर रखा है। आज मुझे लग रहा है तालियां होनी चाहिए ना, नवीन जी ने भी जनेऊ धारण कर रखा है। मुन्ना भाई घबराइए मत, सनातनी जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है। अब आपकी दमनकारी नीतियां नहीं चलेंगी, अब आपका लव लिहाज नहीं चलेगा, अब आपका जिहाद बैंक, लैंड बैंक भी नहीं। इन्होंने कहा हिंदू जाग चुका है, वाकई जाग चुका है। 400 आया कितना? 240, वाकई हिंदू जाग चुका है। अच्छा, हाँ। देखिए यहाँ पे आलोक भाई कह रहे कि हिंदू जाग गया। भाई अंग्रेजों के टाइम में भी वो जागे हुए थे, मुगल काल के अंदर भी जागे हुए थे, पुर्तगालियों के टाइम में भी जागे थे, लेकिन आपने उन लोगों को नहीं, बिल्कुल ना, मैं ये कहूँगा जागे हुए हैं तभी बचे हुए हैं। जागे नहीं होते तो पर्सिया की तरह हम खत्म हो गए होते, मेसोपोटामिया की तरह। चलिए मैं आऊंगी नवीन जी काफी देर से। नवीन जी आप सुरक्षा पे अपनी बात, मेरा एक सवाल, क्योंकि ये जिस तरह से धर्मांतरण, क्योंकि मैं अपने मुद्दों से भटकूंगी नहीं, आप लोग जितना भी भटका ले मुझे, तो यहाँ पर इसमें विदेशी फंडिंग भी होती है, तो समझिए ये कितनी बड़ी असुरक्षा का ये माहौल जो है वो देश के अंदर में है। किरण जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा विषय है, और इस विषय पर अगर बाहर से फंडिंग आ रही है तो निश्चित तौर पर विदेश मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, हमारी जो ईडी CBI है, दुनिया भर की इंटेलिजेंस सरकार के पास होती है, उनको नियंत्रित करके उनको दंडित करने की आवश्यकता है। मैं कानून व्यवस्था पर बात करूंगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का आलम यह है कि एक जो मनिंदर सिंह लड़का था, ब्लिंकेट का डिलीवरी बॉय, जिसने उस बच्चे को वहां देखा, प्रत्यक्षदर्शी था, उसको 5 घंटे थाने में बिठाया जाता है, हॉस्टाइल किया जाता है, बयान बदलवाया जाता है। ये कानून व्यवस्था अगर अच्छी है तो तालियां बजा दीजिए इसके लिए। नहीं बजाएंगे? ये इस पे ये जवाब देंगे। हाँ सुनिए, आ रही हूँ, आप लोग के पास भी आ रही हूँ। हाँ अब आपको लेटेस्ट न्यूज नहीं मालूम है। जिस समय SIT फॉर्म हुआ और उसके बाद जो कमेटी का रिपोर्ट आया है कल,
उसके बाद कितने आदमी निलंबित हो गए हैं, इसकी लिस्ट नहीं है आपके पास। मैंने कहा ना, ये बताइए ना, उस थाने के कितने पुलिसकर्मी बर्खास्त किए, कितने आपने जिलाधिकारी पर क्या कार्रवाई की? जिले की सबसे बड़ी अधिकारी होती है, क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहे? देखिए, जो लोग भी उसमें दोषी पाए गए हैं सबके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन एक बात याद रख लीजिए कि अब सनातनी जाग चुका है, अब आपका कुछ चलने वाला नहीं, और ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे। ना बटेंगे ना कटेंगे। 2024 में यही सनातनी आपको 33 पर आके खड़ा कर चुका है लोकसभा चुनाव में, कौन सा और जागरण कराना है भाई? चलिए, तो अच्छा एक चीज बताइए, बार बार जो कांग्रेस की हमारे वक्त में ज्यादा जो है काम हुआ है, तो फिर इनको वोट क्यों नहीं मिल पाती, चीजें वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो देखो सीधी सी बात ये है, पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी से अगर सवाल पूछा जाए कि भाई सुबह क्यों, अब धूप क्यों निकल रही है, तो वो बात करते हैं रात क्यों हुई थी। पूरा वो बताए ना, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका उत्तर कोई नहीं देता, जितनी भी पार्टियां कोई नहीं देता। हाँ। अब ये एक संस्कृत पढ़ा पड़ा, एक इंग्लिश पढ़ा पड़ा, एक हिंदी पढ़ा पड़ा। अरे भैया, जो चल रहे हैं उन्हें चल जान दो। हाँ। उन्हें जनता तो के चलने मुद्दे दे रहे। नहीं, जनता के मुद्दे नहीं उठ रहे, जनता के मुद्दे। हाँ जी 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 जी। हाँ हाँ। ये लोग कहते हैं कि जैसे हिंदू और मुसलमान कर रही है, जनता भी कहती है जो कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। पहले की सरकारें क्या करती थी पता है? पहले की सरकारें मुन्ना ये हबीब करती जी थी आपके लिए। हाँ। अपने यूपी में, मैं यूपी से कासिम से आता हूँ। हाँ। तो पहले क्या करते थे, अगले सरकार में क्या होता था, सिर्फ मुसलमान की लड़की की शादी है तो 25,000 रुपए मिलेगा। हिंदू की लड़की है जो कितना भी गरीब है, चाहे अपनी जमीन बेच के कर रहा है कैसे भी, उसको 1 रुपए नहीं दिया जाता था। 1 रुपए नहीं दिया। हाँ, 1 मिनट। हाँ। और कांग्रेस की सरकार में भी पहले क्या होता था, अब ये कहते कि हिंदू, अब ये सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करती है, मगर पहले सिर्फ ये कहा जाता था कि सबसे पहला हक किसका है, एक मुसलमान का। किसने बताया? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि सबसे पहला हक सिर्फ मुसलमान का है, मनमोहन सिंह ने। मगर हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमारे सबसे पहला हक गरीब का है। तो ये बात किसकी? ये देखिए, ये गरीब तबके के लोग जो हैं वो थोड़े से यहाँ पर जो है इसको लेकर के आप सवाल आपसे है। समाजवादी पार्टी के ऊपर भी था, लेकिन आप लोगों पे भी आया है कि कभी भी हिंदुओं को वो जगह नहीं दी गई जो उनको अपने ही देश में मिलनी चाहिए थी। मुसलमानों को हमेशा कांग्रेस ने आगे रखा, समाजवादी पार्टी ने आगे रखा। देखिए, मुसलमानों को कभी कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी आगे नहीं रखा। इन्होंने कहा जानकारी इनकी दुरुस्त है, लेकिन ये आधे जानकारी है। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि अल्पसंख्यकों का अधिकार पहले है। अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिम तो नहीं गलत क्या, अधूरी जानकारी क्या है? आपने, उन्होंने मुस्लिम बोला, आपने अल्पसंख्यक बोल दिया, बात तो बराबर ही है। कैसे है? अल्पसंख्यक के अंदर पारसी है, बुद्ध है, जैन है, सरदार है, कई जातियां हैं। सभी के लिए कहा था जो आदमी गरीब है। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ, आजादी के बाद से चाहे नेहरू जी का तो क्यों कहा? ये कहना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है नवीन जी इसका जवाब आप भी दीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए ना। नेहरू जी के शासनकाल हो या इंदिरा जी का शासनकाल हो, राजीव जी का शासनकाल हो या मनमोहन सिंह जी का शासनकाल हो, विकास के कार्य गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित सभी के लिए हुआ, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं हुआ। अब ये यूनिवर्सिटी का ज्ञान है इन लोगों को, जो इन लोगों को वो तो धरातल से जुड़े हुए इंसान है, वो तो धरातल से जुड़े इंसान है, वो तो एक एक चीज को कदम कदम देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ किरण जी की धरातल से जुड़े, उसकी बात कर रहा हूँ। धरातल से जुड़े तो अभी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, हम आज 10,000 रुपए के लिए एक हेल्पर अगर ढूंढता है बेचारा, तो वो ऐसे ही रहता है। लेकिन ये जितने 5 वक्त खड़े हैं और सारे पार्टी के होंगे। नहीं, राजनीतिक विश्लेषक है और 3 पार्टी से। आज तक के रिकॉर्ड में नहीं, राजनीतिक विश्लेषक नहीं, सुनिए, राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं। अब जिससे अगर हम कोई सरकारी नौकरी करते हैं, जब हम विधायकी लड़ने जाएंगे, तो जब अगर हम विधायक बन जाएंगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, उसकी हमें सैलरी और कुछ नहीं मिलेगा। आज अगर विधायक हम बन जाते एक बार, सैलरी मिलेगी। जब विधायकी से पद हट जाएगा तो हमें उसकी वो मिलती है पेंशन। उसके बाद फिर हम विधायकी लड़ेंगे, फिर हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर से होगा। कभी भी कोई नहीं, मुझे लग रहा है ये रूल शायद आ गया है कि एक ही बार पेंशन जो है वो मिलेगा और बार बार। मैं आ रही हूँ आलोक जी आपके पास। मैं आज बहुत ईमानदारी का, अभी कोई ऐसा नियम नहीं आया, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहूंगा। नहीं, आने की संभावना कुछ एक बात उठी थी, जहाँ तक मुझे चीज याद है। नहीं, मैं अपनी बात, मतलब मुझे जो चीजें याद आ रही है अभी नहीं आया। और एक चीज मैं कहूंगा, आप एक चीज देखिए, चाहे कोई भी असेंबली हो देश की या पार्लियामेंट हो, जब विधायकों सांसदों की तनख्वाह बढ़ाने का मुद्दा हो, सारे एक सुर में यस,
हाथ उठा के कर देते सारे, हैं। हाँ। और हाँ जनता के टैक्स ये लोग हमारे साथ जो खड़े हैं, हाँ। इनमें कोई बहुत बड़े फैक्ट्री मालिक नहीं है, सब हम लोग काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा हैं। हाँ। हमारे बच्चे, एक मिनट साहब, मेरे बच्चा अगर घर में छोटा है, उससे भी दूध की बोतल पे टैक्स आप ले रहे हो, दूध आ रहा है उसकी पॉलिथीन पे टैक्स ले रहे हो, हर चीज पर आप टैक्स ले रहे हो। उसके बाद आप अगर वो मेडिक्लेम लेने जा रहा हो, आपने कम किया, उस पर भी आप टैक्स ले रहे थे। आप जनता की गाड़ी कमाई चूस के और हाँ। 3 साल की विधायकी सांसदी 5 साल की बाद सारी जीवन ऐश करते हैं। ये दुर्व्यवहार हो रहा है भारत की जनता के साथ, ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। तो ये टैक्स तो पहले भी लगता था ना, पहले तो 37 टैक्स लगते थे। आ रही आलोक जी। हाँ हेल्थ इंश्योरेंस पर जीरो जीएसटी है आज की तारीख में। अरे भाई जब भी हुआ भाई, टैक्स के बिना देश चल सकता है क्या? तो क्या मतलब फिर अमेरिका से कर्जे लिए जाए, IMF से कर्जे लिए जाए? अरे कितना कर्जा लोगे? 2,54,000 करोड़ हो गया। 1 मिनट, आ रही नवीन जी। हाँ 1 मिनट, नहीं, हाँ अच्छा। हाँ अब मेरी बात सुनिए। ये नहीं, हाँ चले। हाँ मेरे फादर कांग्रेस सरकार में कलेक्टर है। मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, 7,000 बना था, 55,000 कमा रहा हूँ अपनी मेहनत से। घर से निकलो मत, पैसा का कहीं से आ जाए। मोदी हमने 3,000 से नौकरी चालू की, आज 55,000 रुपए कमा रहे हैं हम। हाँ अपने टैलेंट पे। हाँ अब बेरोजगार जब काम ही करने नहीं जाओगे घर से काम करने नहीं जाओगे तो बेरोजगारी, तो काम करने निकलो। मैं लेट हो रहा हूँ। हम लगाते 50 लोग। एक मेरे 2 बच्चे, इसका 9 बच्चे, मैं 2 बच्चों मैं 2 बच्चों को 55,000 पाल रहा हूँ। ये इसे 1 लाख दे दो, वो भी थोड़े। भाई सब कुछ सबको मिलकर चलना पड़ेगा। लास्ट ये है, जनसंख्या रोको, कमाओ, बेरोजगार। ये बड़ी बात, तालियां हो जाए इस पे। देखिए भाई ने ठीक कहा। हाँ मेरी फैक्ट्री में एक टेलर था, आज वो 65,000 रुपए ले रहा है, वो पैटर्न मास्टर बन चुका है। टैलेंट से बना है। और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है, प्राइवेट नौकरी भी होती है। अमेरिका से बड़ा कोई देश नहीं है, वहाँ 1% आदमी सरकारी नौकरी में है। 24 करोड़ में 1% आदमी है। और हिंदुस्तान के अंदर ये सोचते हैं कि सारे आदमी को सरकारी नौकरी दे जाए, संभव नहीं है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही, कांग्रेस ने अपने समय में आतंकवादियों के साथ क्या किया था, यही है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने यासीन मलिक को बुलाकर अपने यहाँ चाय पिलाई थी, भोजन करवाया था। राहुल गांधी सुनिए कोई जमानत पे नहीं है। जमानत राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर हमारे खिलाफ आपको कोई एविडेंस है, आप कोर्ट में पेश करें, मैं सजा भुगतने को तैयार। ये कांग्रेस के हमारे छोटे भाई ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, गहलोत बेल पर, सचिन पायलट बेल पर, ये सारे लोग आपके जितने शीर्ष के नेता हैं सब तो बेल पे हैं। और वो घोटाले क्यों है? वो घोटाले हाजिर जा रही दर्ज किया है, वो घोटाले पहले से हैं। आ रही नवीन जी। बार बार कांग्रेस और विपक्ष युवाओं को भड़काने की कोशिश करता है, खासकर बेरोजगारी के नाम पर। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख दे रहा हूँ, जिससे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। पहले पार्कों के अंदर एक सरकारी कर्मचारी होता था, पार्क साफ करने के लिए उसकी तनख्वाह होती थी 55,000 रुपए। वो सुबह 10 बजे आता था, शाम को 5 बजे तक पार्क में बैठ करके ताश खेलता था। सफाई नहीं होती थी, पूरा पार्क चारों तरफ गंदा होता था। आज सरकार ने उसी 55,000 रुपए में 11,000 दे करके 5 लड़कों को रोजगार दिया है। नहीं, मुद्दा जो है वो अहम मुद्दा है, ये जनता के मुद्दे, जनता के मुद्दों से अहम कोई नहीं, ये तो मुद्दा है, लेकिन वो भी मुद्दा है जो बहुत बड़ा है। धर्मांतरण होना गलत बात है, वो भी अवैध धर्मांतरण गलत बात है, क्योंकि विदेश में बैठे लोग इसका फायदा उठाते हैं। हमारा देश असुरक्षित हो रहा है। हाँ किरण जी, देखिए हमारा देश सुरक्षित है, और देखिए ये सामान्य जनता ने देश को सुरक्षित कर रखा, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और रही बात ये, अभी इन्होंने कहा कि यहाँ पार्क में एक सरकारी कर्मचारी हुआ करता था जिसकी 55,000 थी, आज उसको हटाकर यहाँ पर 5 बंदे कर दिए गए हैं जिनकी 11,000 से 55,000 होगी। बिल्कुल अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी खत्म होनी चाहिए। कर दीजिए खत्म सरकारी नौकरी, नहीं सरकारी नौकरी खत्म कर दीजिए। एक भाई क्या कह रहा था, नहीं एक भाई क्या कह रहा था कि भाई देखिए हमारे पास प्राइवेट नौकरी है, हमारे पास युवा आ जाए, लेकिन इन्होंने उसके जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि प्राइवेट नौकरियां बढ़ती रहे
तभी तो ये 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने के वादे को मुकर जाते हैं। अगर कहां से करे 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देते तो 11 साल से ऊपर होगी। मैं तो कह रहा हूँ 22 करोड़ हमारे युवा नौकरी। चलिए आलोक जी से जवाब देते, आप कुछ कह रहे नहीं, मैं तो एक ही लाइन कह रहा हूँ कि जी। देखिए, आप जैसे मनरेगा थी, मनरेगा की जगह अब आपने उसको राम जी कर दिया, हाँ। कम से कम उसमें मिनिमम वेजेज एक्ट का पालन कराइए। और तो बढ़ा दिया गया है ना। जितने हमारे ये साथी हाँ, बड़ी फैक्ट्रियों हाँ, में काम करते हैं, हाँ। गारंटी के साथ कहते हैं बहुत कम लोग होंगे जिनको मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार जो भारत सरकार ने तय किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है, उसके अनुसार पैसा मिल रहा हो। नहीं मिल रहा है, शोषण तो हो रहा है, हाँ। कौन रोकेगा उसको? हाँ जी राम जी, जी सारे नेताओं की मिली भगत है, उद्योगपति के सिर पे हाथ धरते में। हाँ। कांग्रेस का भी धरेगा, सपा का भी धरेगा। हाँ, तो कोई भी जो है यहाँ पर जी हाँ जवाब दे। एक तो ये हाजी नाजिम जी ने जो कहा, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। इसी देश में 8 लाख MSME कार्यरत है। जाइए गांव में, महिलाएं काम कर रही हैं, छोटे छोटे उद्योगों में लग चुकी हैं। 44,000 स्टार्टअप पहली बार हिंदुस्तान में आया है। 8 लाख MSME कार्यरत हैं और ये कह रहे हैं ये नौकरी सृजन हो रहा है। जाइए गांव के अंदर, आंगनवाड़ी, जीविका दीदी सब कार्यरत हैं और सब फल फूल रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हमें बार बार जिता के आगे भेज रही हैं। अच्छा चलिए अब हम मुद्दे पे वापस आते हैं और एक चीज बताइए, क्योंकि गवर्नमेंट ही का काम है जिस तरह से देश को सुरक्षित रखना है, राज्य को सुरक्षित रखना है, महिलाओं को सुरक्षित रखना है। अवैध धर्मांतरण का मामला सामने है, तो क्या अब जिम, कोचिंग सेंटर्स, इन सब की क्या एक तरह से निगरानी होगी? अब क्या कुछ इसके लिए अब कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि देखिए सवाल सबसे ज्यादा जो है वो सरकार से ही पूछा जाएगा। पैतरे बदल बदल के ये काम कर रहे हैं। तू डाल मैं पात, तुम जहाँ जहाँ जाओगे ये सब काम करने, वहाँ हम तुम्हारे खदेड़ेंगे और तुम्हारा काम नहीं करने देंगे, ये गारंटी जी। हाँ, देखिए सरकारी डाटा है कि 18,000 पुलिसकर्मी दिल्ली में कम है, जो कि नियुक्ति होनी चाहिए 18,000 पुलिसकर्मी। कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया? दूसरी बात आप सुनिए तो सही, सवाल में सवाल। दूसरी बात, जो 54,300 जो नियुक्तियां होनी थी उत्तर प्रदेश में पुलिस की, वो पद आज तक खाली है। इसका जवाब कौन देगा? बात आप सुरक्षा की करते हो, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी लोग हैं जिसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी, वो क्यों खाली है? 63 लाख पद जो कोर्ट के अंदर खाली है, वहाँ पे आपने नियुक्ति नहीं की। सवाल ये है कि आपने प्राइवेटाइजेशन का तो मुद्दा समझा दिया कि प्राइवेट होने पे ये फायदा है, लेकिन आपने उन फायदों को नहीं गिनाया जिसकी नियुक्ति होने के बाद जो देशवासी को नहीं, मैं इसका जवाब संदीप जी आपसे लूंगी इस चीज को लेकर। लेकिन हाजी नाजिम जी, पैंतरे क्या बदले जा रहे हैं बार बार, जिस तरह से गजवाए हिंद बनाने की तरफ में जो है कोशिशें की जा रही है, विदेशों से फंडिंग भी मिल रही है, तो पैंतरे क्या बदल रहे हैं और अब इस हिसाब से काम होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब बुलडोजर की जरूरत है इस तरह के कोचिंग सेंटर्स वगैरह पे। किरण जी देखिए, जब जिम की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूँ अपने राज्य सरकार और भारत सरकार से, हमारी बहन बेटियों के लिए अलग से जिम खोल दिया जाए, वहाँ पर जिम ट्रेनर लेडीज हो, ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। और रही बात ये, अभी आपने गजवा नहीं देखिए, सिर्फ ट्रेनर नहीं ना, वहाँ पर अगर कोई जिम में कोई पहुंच रहा है या जो मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें, कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सभी जगह पे इस तरह का खेल जो है वो चल रहा है। KGMU सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। हाँ नहीं देखिए, मैंने तो आपकी बात का समर्थन करा। मेरी बहन बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, किसी भी पुरुष की एंट्री नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और रही बात ये, आपने कहा गजवा हिंद, कि भारत के अंदर गजवा हिंद। देखिए, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ भारत को अम्बेडकर हिंद के नाम से जानते हैं, अपने संविधान के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो लोग गजवा हिंद की बात करते हैं, ये दहशतगर्द मुल्क का नारा है जो भारत के अंदर नहीं चलेगा। और जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। पीस पार्टी खुली चुनौती दे रही है उसमें जो गजवा हिंद की बात भारत के अंदर करते हैं, कि अब समझ जाओ, वरना तो सरकार तो आपको बेदखल करेगी और सबसे पहले हम सरकार के साथ मिलकर आपके घरों पर बुलडोजर चलवा देंगे और आपको नस्ते नाबूद कर देंगे अगर आपने भारत के अंदर गजवा हिंद की बात करी। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर हिंद की बात होगी, भारत की बात होगी। अगर कोई भी अगर विदेशी ताकत, चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, इनकी किसी की तीनों देशों की औकात नहीं है कि मेरे भारत के अंदर आंख से आंख मिलाकर देख ले। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो हमारे भारत के अंदर जो दहशत मुल्क को सपोर्ट करते हैं जासूस बनकर, तो मैं उनको भी खुली चुनौती दे रहा हूं, भाई समझ जाओ, ये जासूसी करना देश की बंद कर दो। क्योंकि जिस तरीके से तुमने देश की जासूसी करके दहशतगर्द मुल्कों को दिया, उसी तरह आपने हमारे देश को कमजोर करा है। लेकिन देखिए, ये पीस पार्टी मजबूत है, वो चाहती है जनता के साथ तो सड़कों पे क्यों नहीं निकलते कभी? पीस पार्टी एक लेट मतलब मौलानाओं को बताए कि आप सिखाइए इन लोगों को कि इस तरह से अवैध धर्मांतरण जो है वो ना कराए। हाँ देखिए, मैं खुलकर विरोध करता हूँ ऐसे लोगों का जो जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराता है। पीस पार्टी खुलकर मजम्मत करती है ऐसे लोगों की। वक्त की कमी है, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े थे, नवीन दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े थे। चर्चा
गहमा गहम रही है और पब्लिक हमारे साथ जुड़ी थी जिन्होंने बहुत आज सटीक सवाल जो है वो पूछा है। इसी के साथ मुद्दा गर्म है का समापन हम यहाँ पर करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। इसका समापन हो जाए। शुक्रिया।